नमस्ते बच्चों। आज नवम कक्षा की अध्याय 8 एक कुत्ता और एक मैना। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 उत्तर प्रदेश बलिया जिले के आरत दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1930 में वे शांति निकेतन में अध्यापक नियुक्त हुए। उनकी रचनाएं निम्न है। पाठ में जो बताया गया है उसका सारांश हमने अंकित किया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया था, अतः उन्होंने सोचा कि शांति निकेतन छोड़कर अपने पैतृक मकान की तीसरी मंजिल पर एकांत में विश्राम करें, क्योंकि दर्शनार्थी उन्हें आराम नहीं करने दे रहे थे। अतः एक दिन जब लेखक ने भी सपरिवार उनके दर्शन करने चाहे, तब लेखक को देखते ही रविन्द्रनाथ बोले कि दर्शनार्थी भी हैं क्या? दर्शनार्थियों की समय कुसमय पर आ टपकने के कारण वे परेशान हो जाते थे, अतः भयभीत से रहते थे। लेखक जब उनके पास पहुंचे तब वे थोड़े अस्त व्यस्त थे, किंतु फिर भी सूर्य की ओर एकटक देख रहे थे। तभी उनका पालतू कुत्ता वहां आया और पूछ हिलाने लगा। वह गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर मग्न हो रहा था। गुरुदेव ने कुत्ते को लक्ष्य बनाकर भी एक कविता लिखी थी, जो आरोग्य में छपी है। उसमें वे कहते हैं कि मेरा कुत्ता मेरा स्पर्श पाकर उमंग से भर जाता है। बेजुबान पशु पक्षियों में मनुष्यता को देखना, मनुष्यता को देखना और अनुभव करना, ये मानवीय व्यवहार को महसूस कर सकते हैं। और यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि विश्व की महिमाशाली घटनाओं में से एक महसूस होती है। उसके बाद जब गुरुदेव के चिताभस्म को आश्रम में लाया गया, तो कुत्ता भी उत्तरायण तक गया और सारे मनुष्य की भांति कुछ देर तक मौन रहा, शांत बैठा रहा। ऐसा देखकर लेखक आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। गुरुदेव पशु पक्षियों के प्रति अत्यधिक आत्मीय संबंध रखते थे, अतः आश्रम के पशु पक्षियों के बारे में अक्सर बातें करते रहते थे। एक दिन प्रातः टहलते समय उन्होंने पूछा था कि आश्रम के कौवे कहाँ चले गए। तो लेखक को समझ में आया कि कौवे भी प्रवासी पक्षी हैं। एक बार लंगड़ी मैना को देखकर बोले कि यह यूथ भ्रष्ट है, अतः इसमें करुण भाव है। उसकी बात सुनकर लेखक के मन में भी मैना के प्रति करुण भाव उत्पन्न हो गया। हजारी प्रसाद जी के मकान में कुछ छेद हैं जिसमें एक मैना परिवार रहता है। वे पता नहीं कहाँ कहाँ से फटे पुराने कपड़ों को लाता है, तो दूसरे कूड़ा करकट को भी ले आते हैं। लेखक एक बार तो ईंट रखकर छेद भी बंद कर दिया था, किंतु वे बची हुई जगह पर अपना निवास बना ही लेते। लेखक को अनुभव होता कि वे खुश होकर नाचते गाते तथा उन्हें देखकर उन पर टिक्का टिप्पणी भी करते। मैना परिवार लेखक के घर को खाली स्थान समझता है। मैना पत्नी तो अक्सर कहती है लेखक को कि उसके प्राइवेट घर में नहीं आना चाहिए। पहले लेखक मैना के प्रति करुणावान नहीं थे, किंतु गुरुदेव की बातें सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि मैना वास्तव में अपने साथी से बिछुड़ गई है तथा एक वियोगिनी का जीवन जी रही है। लेखक कहते हैं कि गुरुदेव ने मैना पर एक कविता भी लिखी है। उस कविता का भाव है कि यह मैना अपने दल से अलग क्यों है, यह अकेले ही लंगड़ा कर घूम रही है, वह कीड़ों का शिकार करती है, वह लेखक से बिल्कुल भयभीत नहीं है। पता नहीं यह अपने समाज से अलग क्यों रहती है। सारी मैनाएं नाचती कूदती है, किंतु यह सूखा कुल है। पता नहीं कि इसे क्या पीड़ा है, किसने इसे चोट पहुंचाई है। ना तो इसे किसी पर अभियोग है और ना ही अपने जीवन में विरक्ति है, और न आँख में जलन। न जाने कौन सी गांठ इसके हृदय में पड़ी है। गुरुदेव इस कविता को पढ़ने के बाद
गुरुदेव की इस कविता को पढ़ने के बाद लेखक के मन में मैना की करुण मूर्ति अंकित हो गई। लेखक आश्चर्यचकित है कि गुरुदेव मैना की मर्मस्थल अर्थात दुख तक पहुँचे कैसे। उसी शाम मैना के उड़ जाने से कवि गुरुदेव बहुत दुखी हुए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पाठ को सारांश के रूप में प्रस्तुत किया। इनके प्रश्न उत्तर याद करें, साफ कॉपी पे बनाएं। परीक्षा निकट है और परीक्षा की तैयारी पूरे आत्मीय भाव से करें। बस तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।